आपने इस यात्रा में हमारी मदद की, अपनी शक्ति आपने यात्रा में डाली और यात्रा पूरे बिहार में यात्रा ने पूरे बिहार में लोगों के ज़बानों पर, बच्चों के ज़बानों पर एक नारा, वोट चोर, वोट चोर। अभी मैं आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटा सा ग्रुप था, मैं वहां से निकला, मेरी ओर देखा और कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोर। छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अब बात समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही है। अब देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे? वोट चोर। इलेक्शन आता है, ओपिनियन पोल आते हैं और उसमें ओपिनियन पोल, हमारे जो मीडिया वाले हैं, कहते हैं, हरियाणा में कहा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी और आंकड़े देते हैं 300 पार। 2014 में, 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोलस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये पहले गुजरात में शुरू हुआ। ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद असेंबली इलेक्शन होता है, हमारे गठबंधन जमीन पे दिखता ही नहीं है, खत्म। फर्क क्या था? फर्क था कि लोकसभा में जितने वोट हमें मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोट जोड़े, तकरीबन 1 करोड़ वोट
लोकसभा के बाद जोड़े, वो सारे के सारे वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं और उन वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, हमें वोटर लिस्ट दीजिए, कहते नहीं देंगे। हमने कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, कहते नहीं देंगे। और उसके बाद कानून बनाते हैं कि 45 दिन में वीडियोग्राफी खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक टीम को कर्नाटक में माधेपुरा विधानसभा में हमने उनसे कहा कि देखिए, आप थोड़ी गहराई में जाइए। मैं उन लड़कों का धन्यवाद करना चाहता हूं। 4-6 महीने 16-16 घंटे उन्होंने काम किया। मैं बताता हूं क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें पोलिंग के टाइम लिस्ट देते हैं, कागज की लिस्ट, 200 किलो कागज, 8 फुट ऊंची गड्डियां कागज की। हर लिस्ट को, एक चेहरे को लाखों चेहरों से मिलाया, एक चेहरे को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से मिलाया और सच्चाई निकाली। भाइयों और बहनों, माधेपुरा असेंबली में, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, एक असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले। कोई 4-5 बार वोट कर रहा है, अलग अलग पोलिंग बूथ पे नाम है। एक घर में 70-80 लोग हैं, एक बेडरूम का घर है, हमने लोग वहां भेजे, वहां पे 4 लोग रहते हैं। हमने पूछा भैया ये 70 लोग कौन है? ऐसे कोई नहीं है यहां पे। डुप्लीकेट नाम, हजारों डुप्लीकेट नाम, 1 लाख फर्जी वोट। भाई और बहनों, माधेपुरा में 7 असेंबली है, 6 में कांग्रेस जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। और एक असेंबली में 1 लाख वोट से बीजेपी जीतती है और पूरी लोकसभा को ले जाती है। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, यह हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेज से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। और ये वोट चोरी क्यों की जा रही है? आप देखिए, ये संविधान जो है, ये अंबेडकर जी का संविधान है। ये अंबेडकर जी का संविधान है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। इसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं छू सकती है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को 1 वोट मिलेगा। इसमें कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति को 2 वोट मिलने चाहिए, 3 मिलने चाहिए, 5 मिलने चाहिए और दूसरे को वोट मिलना ही नहीं चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को 1 वोट मिलेगा। आपने 65 लाख वोट
बिहार में क्यों काटे? आप संविधान पर आक्रमण कर रहे हो। बिहार में हजारों लोग हमसे मिले, हजारों लोग मिले, कहते हैं भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया, हमारे पास सारी की सारी आईडी है, हमारा वोट काट दिया। हजारों लोग से मैं मिला हूं यहां पे, जिंदा लोगों को मार दिया। और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। अंबानी का नहीं कट रहा, अदानी का नहीं कट रहा, हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपनी जमीन की रक्षा कर पाओ। वो नहीं चाहते कि आप पेपर लीक के सामने खड़े हो पाओ। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, इसलिए इस पर आक्रमण कर रहे हैं। भाई और बहनों, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीबों के पास कुछ नहीं है। जो अधिकार आपको मिले हैं वो इस किताब से मिलते हैं, और ये कोई नई किताब नहीं है। इसमें सोच जो है हजारों साल पुरानी है। यहां पे स्टालिन जी आए, इसमें पेरियार जी की सोच है। यहां पे वेणुगोपाल जी बैठे हैं, इसमें नारायण गुरु जी की सोच है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, इसमें फूले जी की सोच है, इसमें गांधी जी की सोच है, इसमें भगवान बुद्ध की सोच है, इसमें कबीर की सोच है। यह हमारी आत्मा की किताब है। और मैं बता रहा हूं, अगर वोट चोरों ने यह सोच रखा है कि ये भारत माता की आत्मा को चोट पहुंचाएंगे, तो ये इस देश को, इस देश के जनता को, इस देश के युवाओं को नहीं समझे हैं। भाई और बहनों, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और सुनिए, 2023 में जब हमें बात समझ आनी शुरू हुई, जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ, एक नया कानून आता है। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है, तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाई और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं। मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। और वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक,
और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ आक्रमण है। यह आपको खत्म करने का तरीका है। ये यहां नहीं रुकेंगे। आप ये मत सोचो कि भैया वोट ले लिया तो क्या हुआ। इसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी। और जो आजादी से पहले समय था जहां आपका अपमान किया जाता था, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, आपको शिक्षा नहीं दी जाती थी, आपके माता पिता, उनसे पूछिए आजादी से पहले क्या होता था। जो राजा चाहता था कर लेता था, जो भी मन में आता था वो कर लेता था। जमीन अच्छी लगी जमीन ले लेता था। यह किताब, इस सोच ने हिंदुस्तान को बदला था और ये एक बार फिर आजादी से पहले के हिंदुस्तान में हमें ले जाना चाहते हैं। भाई और बहनों, दो चीजें मैंने नरेंद्र मोदी के सामने मुंह पे बोल दी हैं और मैं गारंटी देके आपको कह रहा हूं, ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इसको कांग्रेस पार्टी लोकसभा में चूरा चूरा तोड़ के फेंक देगी। इसका चूरा बना के हम परे कर देंगे। भाई और बहनों, कॉर्पोरेट इंडिया देखिए, मीडिया देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े एंकर्स हैं, टीवी पे आते हैं, आप इन सबको जानते हो। मुझे इनमें से एक ओबीसी, एक ईबीसी, एक दलित नाम बता दो। मुझे एक नाम बताओ। मीडिया में दलित नाम बताओ, ओबीसी नाम बताओ, ईबीसी नाम बताओ, कहां है? आदिवासी नाम बताओ, कहां है? एक भी नहीं है। और ये नैरेटिव बनाते हैं। आप देखना, यहां पे करोड़ों लोग आए हैं यात्रा में, मीडिया कुछ नहीं दिखाता, कुछ नहीं दिखाता। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। मीडिया छोड़िए, कॉर्पोरेट इंडिया देखते हैं। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मुझे बताओ इनमें से ईबीसी कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है? नाम बताओ। एक नाम नहीं मिलेगा। जुडिशरी में देखो, आदिवासी नाम, दलित नाम, पिछड़ों का नाम बता दो, एक नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की मालिक की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। शिक्षा की संस्था, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इनकी लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। आप हो ही नहीं कहीं। 90% हिंदुस्तान कहीं है ही नहीं। इसीलिए ये वोट चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन आपकी आवाज ठीक से सुनाई दे गई, उस दिन हिंदुस्तान बिल्कुल बदल जाएगा। इसीलिए दूसरी बात मैंने नरेंद्र मोदी से कही, सामने जाति जनगणना हिंदुस्तान में होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये जो प्रदेश है, ये क्रांति का प्रदेश है। अंग्रेजों को बिहार ने ही हराया था। चंपारण में बात शुरू हुई थी,
वैसे ये जो वोट चोरी की जो आग है ये बिहार में फैल गई है और अब बिहार से पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। आप देखना क्या होता है, क्योंकि पिछले 10 साल से पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम सबूत के साथ आने वाले समय में आपको दिखा देंगे। जैसे माधेपुरा में दिखाया वैसे आपको हम दिखाएंगे कि पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहे हैं और आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज को दबा रहे हैं। आप सब आए, आपने यात्रा की मदद की, आपने हम सब की मदद की। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना यह यात्रा शुरू भी नहीं होती। यह यात्रा हमारी नहीं है। आप यह मत सोचो कि यात्रा तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, साहनी जी, राहुल गांधी हम कर रहे हैं। नहीं, यात्रा आपकी है, आपकी आवाज है यात्रा में। हम आपकी आवाज के साथ खड़े हैं, मगर शक्ति आप में है, ज्ञान आप में है और आप में देश को बदलने की ताकत है। बिहार के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, अंबानी और अदानी ने आपके हाथ से आपका रोजगार छीना है, आपके हाथ से आपका भविष्य छीना है। बिहार को रोजगार की जरूरत है, बिहार को बदलाव की जरूरत है, बिहार को प्रगति की जरूरत है। वोट चोरी रोकना प्रगति और रोजगार के लिए पहला कदम है। तुम्ही उन्हात पावसात कशाचा विचार नाही करत। मायबाप समाजानो, तुमच्यासाठी हे पोरग सुद्धा विचार नाही करत कशाचा, मरायचा सुद्धा विचार नाही करत, मरायचा सुद्धा विचार करून पुढच्या लढाई जिंकायच्या। मला फोन आलेले, ऊन पडलंय, म्हणलं मी तुला फोनवाल्याला सांगितलं, खात्रीने सांगतो वा, एक बी मराठीच्या अस्सा लावलात माघारी जाऊ शकत नाही। आणि आबाग मी तुम्हाला मायबाप मानलं म्हणल्यावर तुम्हाला खरं बोलतो, या चाभरे आहे तू सिरक्याला येले चाभरे ये मला हळूच फोन करून सांगितलं बाजार आहे आमच्या सणाचा दुपारून आहे। मग मी काय करू, मी सकाळीच रेडी होतो, मला माहित होतं बीडचा कचका कसा आहे। त्यांना जर 10चा टाइम दिला ते 9लाच हजर राहते, त्यांना 12चा दिला ते 11ला टाईट असते, आणि मग आपण संध्याकाळी ब्या तरी हलत नाही। पण म्हणलं आता कुठं बैठका दिल्या नाही, आपण वेळेवर जाऊ। हे म्हणलं आमच्या तर बाजार आहे, थोडं उशिरा। म्हणलं बरं उशिरा, आता माझ्याकडे काय चूक आहे मग। समाज गर्व वाटावा असं काम करताय तुम्ही। तुम्हाला सांगतो, नुसतं हे बीडचं रूप बघून रातभर सरकारला धेंडाळ्या लागल्या म्हणून समजायचे। आता बेजार, नुसते बेजार होणार। अन्न संध्याकाळी घ्यायचे तर मुंबईत गेल्यावर बेजार होईल, त्याला काय जावं, चलो मुंबई। 29 ऑगस्टला फाईटच आहे आता जमून, भेडीत येत। मला म्हणते तो तुला हानीन, म्हणलं मला अरे जास्त तर जाऊ द्या लांब। तुम्ही आई बहिणीच्या डोक्याच्या चिंधाडेकडे रक्त गाळलंय, रक्ताच्या थारोळ्यात माझ्या माय बहिणी टाकल्या तुम्ही। ह्या बारीने तुम्ही नुसतं पोराला डवचून दाखवा, काय मराठ्याची आवलाद तुम्हाला दाखवतो आम्ही। आपल्याला शांततेत जायचंय, शांततेत करायचंय।
पण इथं आल्यावर एक गोष्ट कळाली मला, डीजेवर नुसता पखातच वाजत होता, गाणं एक बी वाजना. मला आणि माझ्या समाजाला काय अडचण नाही डीजे नाही वाजून दिला तरी, पण कोण डीवायएसपी साहेब आहे ना त्यांना सांगतो, सत्ता बदलत असती, येत असती, जात असती, हे ध्यानात ठेवा. आणि मी इतक्या खुनशी अवलादीचा आहे, महे जर एखादा डोक्यात बसला त्याचा बाजार उठवतो. धमकी फमकी नाही देत, समजून सांगतोय. नसता आता आमचा बंद डीजे, बीड जिल्ह्यात नुसता डीजे वाजू दे आता, दुसऱ्या कोणाचा मग सांगतो तुम्हाला. डीजे मध्ये काय दहशतवादीच्या बंदूक आहेत काय? अरे आपले लेकर येत, आरडत येत, ओरडत येत, थोडासा आनंद व्यक्त करते, डीजे वाजू नका. नाही वाजायचं काय, त्या केला बंद, त्याने केला पखा चालू, त्याचा ढांबाडांग 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 झालं सुरू. आणि डीजे थोडं पोट चालतंय आमचं, बंद बंद, पण पुढचा काळ ध्यानात ठेवा. जशाला तसाच नेम लावा लागेल. आता डीजे कुठं कुठं वाजतो ना, बारीक देंट होत असतो. आणि त्याच्याही पुढचं सांगतो, विनाकारण कशाला लोकाला डोचिता. चाललंय ना शांततेत आमचं, आम्ही आमच्या लेकरा बाळाला आरक्षण मागतो. डीवायएसपी साहेब कोण आहे मला माहित नाही, तुमच्याही लेकराला लागन. जाग्यावर सस्पेंड होता तुम्ही, जाग्यावर रिटायर. रिटायर म्हणायचंय मला, सस्पेंड आलं, रिटायर ते नाही का. जिथं लागला तिथंच म्हातारपण होत, तर तिथंच राहतो, बढतीच मिळत नाही. आणि तुम्हाला बढती मिळावं म्हणून पठ्ठा लढतो यो. आणि समजा दुसऱ्याचा असला तर कुठे ना कुठं तरी असं होणारच आहे. आता कुठंतरी डीजे वाजणारच आहे. गावागावात लोक आहेत आमच्या, गावागावात नुसता डीजे वाजून जर मला कळू द्या, मी बिले गंड्याचा आहे. माझ्या जातीला विनाकारण जर टोकरील ना, मी सोडीतच नाही. देवले तर फडणवीस त्याच्या असले चिल्लर चाळे करायला लावतो हे डीवायएसपीला. मराठीचे डीजे बंद पाडन, कुठं काहीच करण. शांततेत जात हे मई, शांततेत मै जात मागणी करती. तुम्ही विनाकारण त्याला डवचिता. डीजे काय विषय करावं. आपण किती उंचीवरच्या पदावरचे पदाधिकारी येत, अधिकारी येत. डीजे हे का विषय आहे का मराठ्यांना छेडायचा? दंगल घालायची होती का बीड मध्ये तुम्हाला देवेंद्र फडणवीस ऐकून? तुम्ही डीजे बंद कर म्हणायचा आणि त्यांनी करायचा नाही, आणि मग तुम्हाला लाठीचार्ज करायचा होता काय? नका भानगडीत पडू. पोलीस जरी असला तरी तुम्ही आमच्याच लेकराचे ना, आम्ही तुमचे, त्या भानगडीत नका पडू. त्या देवेंद्र फडणवीसचं ऐकून, कारण सत्ता बदलणार आहे कधी ना कधीतरी. त्यावेळेस आम्ही नाव ध्यानात ठेवू. कारण मला इतक्या वेळ तुमच्यावर बोलायचं नव्हतं, पण ते जिवारी याच्यासाठी लागलं. साध्या गाण्याचा विषय लय झालं, ते एखादी केस करायची बाबा, त्याच्या आईला बघून घेतला असतं, मस्त वकील लावले असते आम्ही. डीजे बंद करण, तो ह्याकडे बघूनच घेईन, ही भाषा चांगली नाही. मला ह्या विषयावर बोलायचंच नव्हतं, कारण मला तो विषयच नाहीये. परंतु विनाकारण काहीतरी ते देवेंद्र फडणवीस ऐकायचं, लोकांना त्रास द्यायचा, हे चांगलं नाही ना. माझ्या मराठीतून तुम्हाला पोलिसाला काही त्रास आहे का? एकाही पोराला सांगा तुम्ही यांच्यापासून त्रास आहे. मग विनाकारण काही देवेंद्र फडणवीस ऐकायची गरजच नाही. आज तुम्ही त्याच्या जीवावर बोलता ना, आम्हाला आम्ही भोगू. हा, आम्ही भोगू. पण कधी ना कधी जर सत्ता पालट झाला, जाऊन जाऊन महाराष्ट्राच्या बाहेर जाशील,